दोस्तों, मैं जैन आज आपके साथ पंचायती राज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचायती राज, जो आने वाले पटवारी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक है, देखा जाए, पंचायती राज का ऐतिहासिक और संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको गाइस बता दूं कि ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जीएस सेंटर है, इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हम आने वाले एग्ज़ाम के लिए इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट वीडियो ला सकें, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करा सकें। सो गाइस, थोड़ा तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको 100% पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज। पंचायती राज क्या है एक्चुअली में, कि ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज सरकार की एक शाखा है। मतलब क्या है कि ये जो गांव में के जो लोग होते हैं, कि गांव के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, वह सरकार के द्वारा ग्रामीणों के ऊपर ही सौंप दिया गया है, कि ग्रामीणों को ही अपने अकॉर्डिंग क्या क्या है, गांव के लिए क्या नियम बनाना है। भारत में पंचायती राज, जिसे ग्राम प्रशासन या स्थानीय प्रशासन भी कहा जाता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो अवधारणा है, महात्मा गांधी के सिद्धांत पर आधारित। महात्मा गांधी जी के द्वारा पंचायती राज पर ज़्यादा फोकस किया गया था। ग्रामीण उद्योग को, कुटीर उद्योग को, ग्राम उद्योग को, उनको बहुत बढ़ावा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है। पंचायती राज का एक मुख्य लक्ष्य क्या है? विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र की स्थापना करना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य खालिस्तान है करके। ठीक है, तो मुख्य लक्ष्य क्या है? विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है। फिर अब बात करते हैं भारत में पंचायती राज की पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि देखा जाए तो पंचायती राज का जो उल्लेख है वो प्राचीन काल से चला रहा है, फिर मध्यकाल में, फिर आधुनिक काल में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्राचीन काल में पंचायती राज। तो प्राचीन काल में स्थानीय शासन की व्यवस्था चोल साम्राज्य में देखने को मिलती है। जो पंचायती राज की जो व्यवस्था देखा जाए, चोल चेर पांड्य शासन हुए हैं, तो चोल राज्य में क्या है, चोल साम्राज्य में देखा जाए तो मतलब पंचायती राज का उल्लेख है। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख देखा जाए तो वैदिक साहित्य में मिलता है, ऋग्वेद में। फिर बात करते हैं वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामणी कहलाता था। वैदिक काल में क्या होता था, जो ग्रामीण प्रशासन का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे क्या बोलते थे? ग्रामणी बोलते थे। ग्रामणी का मुख्य कार्य क्या होता था? जैसे गांव को चोर, डाकुओं, राज्य के भ्रष्ट कर्मचारियों से रक्षा करना। गुप्त काल में ग्राम सभा को पंचमंडली कहा जाता था। गुप्त काल में ग्राम सभा को क्या बोला जाता था? पंचमंडली कहा जाता था। ग्रामणी को ग्राम सभा की बैठक बुलाने तथा गांव के लोगों पर आर्थिक दंड लगाने का अधिकार प्राप्त था। दक्षिण भारत में ग्राम सभा को कुर्रम कहा जाता था। दक्षिण भारत में ग्राम सभा को कुर्रम कहा जाता था। जैसे आजकल भी क्या गांव में ग्राम सभाएं आयोजित होती हैं, लेकिन आजकल वो क्या ग्राम पंचायत में होती है। पुराने ज़माने में क्या ग्राम जो सभा आयोजित होती थी वह किसी पेड़ के नीचे होती थी, जहाँ ग्राम का मुखिया होता था। सारे लोग बैठ के डिसीजन, गाँव के जो भी मैटर होते थे, लड़ाई हो, दंगे हो, वो खेती बाड़ी जो भी प्रॉब्लम होती थी, सब लोग मिलके सॉल्व आउट कर लेते हैं। जो गांव का प्रधान मुखिया होता था, सरपंच जिसे बोलते हैं। फिर बात करते हैं मध्यकाल में पंचायती राज। मध्यकाल भारत में नगरों पर अधिक ध्यान दिया गया था। मध्यकालीन भारत में देखा जाए तो पंचायतों पर कम ध्यान दिया गया था, नगरों पर ज़्यादा फोकस किया गया था, जिसके कारण पंचायतों की जो शक्तियाँ थी वो कमज़ोर हो गई थी। मुगल काल में जमींदार जागीरदार प्रथा का विकास बड़े स्तर पर हुआ, जिससे क्या हुआ कि ग्राम पंचायतों का पतन होने लगा। शिवाजी के काल में ग्रामीण प्रशासन में काफ़ी सुधार हुआ। शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधान बनाए गए, अष्टप्रधान व्यवस्था की गई थी, है ना। तो शिवाजी के जो ग्राम प्रधान होते थे उन्हें पाटिल कहा जाता था। शिवाजी के जो अष्टप्रधान में एक ग्राम प्रधान होता था उसे क्या बोला जाता था? पाटिल कहा जाता था। फिर बात करते हैं आधुनिक काल में पंचायती राज। अब आधुनिक काल में जो पंचायती राज है उसे 3 चरणों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला चरण देखा जाए ब्रिटिश शासन काल के आरंभ से 1919 तक। फिर द्वितीय चरण है 1919 के संवैधानिक सुधार से 1950 तक। 1919 का जो एक्ट है उसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोला जाता है। फिर तृतीय चरण है 1950 से 1992 संविधान संशोधन तक। अब बात करते हैं पहला चरण 1757 से लेकर 1919 तक।
अब इसमें जैसे इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया था 1793 ईस्वी में। फिर बात करते हैं 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, जिसकी कार्यप्रणाली में स्थानीय विकेंद्रीकरण से प्रेरित थी। जिसकी कार्यप्रणाली क्या थे? स्थानीय विकेंद्रीकरण से प्रेरित थी। 1882 में स्थानीय स्वशासन पर भारत के प्रस्ताव की घोषणा लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। स्थानीय स्वशासन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी 1882 में। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है देखा जाए तो। फिर लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन आए हुए पीएससी में भी है, अपने पटवारी में भी, और डिफरेंट अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1907 में रॉयल आयोग की सिफारिश विकेंद्रीकरण पर आधारित थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनेगा कि रॉयल आयोग की सिफारिश खालिस्तान पर आधारित थी। ऐसे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो ये विकेंद्रीकरण पर आधारित थी। अब बात करते हैं दूसरा चरण 1919 से 1950 तक। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा 1919 ने स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय बना दिया। हस्तांतरित विषय का अर्थ क्या होता है? स्थानीय स्वशासन अब प्रांतों में भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में था। अब जो स्थानीय स्वशासन का मतलब होगा कि जो भी नियम कानून कायदे वो भारत के मंत्री बना सकते थे स्थानीय स्वशासन में। हस्तांतरित विषय में क्या होता था कि जो भी नियम कानून कायदे वो भारत के मंत्री बना सकते थे। इस चरण में कई पंचायती अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए, जिनमें प्रमुख अधिनियम हैं बंगाल स्वायत्त शासन अधिनियम 1919, बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम 1920, बिहार स्वायत्त शासन अधिनियम 1920, मद्रास पंचायत अधिनियम 1922, असम स्वायत्त शासन अधिनियम 1925। अब बात करते हैं तीसरा चरण 1950 से 1992 तक। संविधान सभा में लंबी बहस के बाद शासन के विकेंद्रीकरण पर सहमति बनी और गांधी मॉडल पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। मतलब अभी जो मॉडल अपनाया गया है वो कौन सा? गांधी मॉडल अपनाया गया है। सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति कार्यों की समीक्षा करने तक ही सीमित कर दी गई। जो सरकारी हस्तक्षेप है सिर्फ कार्यों की समीक्षा, उनके देख रेख के लिए कर दी गई है। और जो भी काम किसके द्वारा कराए जाते हैं, आजकल देखना गांव में जो काम होते हैं वो सरपंच के द्वारा ही कराए जाते हैं। मतलब पूरा पावर किसको दे दिया गया है? वित्तीय पावर भी दे दिया गया है, सरपंच को दे दिया गया है। संविधान गठन के समय अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 पंचायती राज व्यवस्था है जो नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया है। संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची का विषय में शामिल किया गया है। अब 3 प्रकार की सूची होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र सरकार के द्वारा नियम बनाए जाते हैं, राज्य सूची में राज्य सरकार के द्वारा, और समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर नियम कानून बनाते हैं। तो उसी प्रकार जो पंचायत है उसको किस सूची में डाला गया है? राज्य सूची में डाला गया है। शिक्षा है, शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। वन है, फॉरेस्ट या जंगल कहना चाहिए, उसे भी समवर्ती सूची में डाला गया। जो रेलवे है वो केंद्र सूची में है। बैंकिंग सिस्टम है वो कहना चाहिए अपने केंद्र सूची में है। पुलिस है वो राज्य सूची में है। हॉस्पिटल भी देखा जाए तो अपने किस में है? मतलब स्वास्थ्य कहना चाहिए राज्य सूची में है। अब बात करते हैं भारत में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। फिर देखा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई। और ये जो समिति थी वो त्रिस्तरीय थी। त्रिस्तरीय समिति में क्या है? सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर कहना चाहिए ब्लॉक विकास खंड, फिर क्या है जिला पंचायत। तीन स्तर में इसको डिवाइड किया गया था। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर कहना चाहिए ब्लॉक विकास खंड, और फिर उसके बाद क्या है अपना देखा जाए तो जिला पंचायत। 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर से जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की शुरुआत की थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पंचायती राज में,
सबसे पहले पंचायती राज की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 में। और स्टार्टिंग किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो। अब बात करते हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारत में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इससे पहले क्या, जो भारत में जो नियम कानून कायदे चल रहे थे वो संवैधानिक नहीं थे, गैर संवैधानिक थे। लेकिन 73वें संविधान और 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है और जो 74वां संविधान संशोधन है देखा जाए तो वो नगर पंचायत से है, नगर निगम से है। तो इसको क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं संवैधानिक विकास कैसे हुआ। सबसे पहले जो समिति बनी, बलवंत राय मेहता समिति 1957, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय मॉडल है। अब इसका एक ट्रिक बताता हूँ आप लोग को दोस्तों, कि बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता, इसमें 3 शब्द आ रहे हैं, मतलब त्रिस्तरीय समिति है। और 1957, अशोक मेहता समिति 1977, इसमें अशोक मेहता 2 शब्द आ रहे हैं, मतलब 2 स्तरीय समिति है। जी वे के राव समिति, जी.वी. राव समिति 1985, ये 4 स्तरीय समिति है। एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगन समिति 1988, वी.एन. गौडगिल समिति 1988। ये डेट ये तो आपको याद करनी पड़ेंगे, फैक्चुअल चीज़ें हैं। अब बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति की। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है देखा जाए 16 जनवरी 1957 को इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, इनके जो भी रिपोर्ट बनाया गया था वो प्रस्तुत किया गया था 24 नवंबर 1957 को, 24 नवंबर 1957। मुख्य सिफारिशें क्या थी कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाना, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसका जो कार्यकाल देखा जाए वो 5 वर्ष का रखा गया था। प्रत्यक्ष रूप से जो चुने गए प्रतिनिधियों का गठन ग्राम पंचायत में किया जाएगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों का गठन पंचायत समिति और जिला परिषद के तहत किया जाएगा। अब प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, जैसे कि सरपंच का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है, मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट जो जनता के द्वारा किसको वोट किया जाता है, सरपंच को किया जाता है, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। जैसे महापौर का चुनाव भी क्या है, प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है। और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, जैसे कि वार्ड मेंबर होते हैं उनके द्वारा किसको चुना जाता है, उप सरपंच को चुना जाता है। डायरेक्ट पब्लिक उप सरपंच नहीं बनाती, पब्लिक के द्वारा सबसे पहले क्या वार्ड मेंबर बनाए जाते हैं और वार्ड मेंबर के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, उप सरपंच बनाए जाते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। अब बात करते हैं अशोक मेहता समिति। समिति का जो गठन है देखा जाए दिसंबर 1977 में, रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था अगस्त 1978 में। इसकी जो सिफारिशें थी देखा जाए तो 2 स्तरीय सिफारिश थी, जिला परिषद और मंडल पंचायत। तो ग्राम पंचायत के पक्ष में नहीं थे, सिर्फ 2 स्तर चाहते थे कि जिला पंचायत हो और अपना मंडल पंचायत हो। इनकी कुछ प्रमुख सिफारिशें थी, मंडल पंचायत और जिला परिषद का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होना चाहिए, 4 वर्ष का होना चाहिए था। वहीं बलवंत राय मेहता समिति में जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण का पहला बिंदु होना चाहिए। जिला स्तर पर योजना बनाने के लिए जिला परिषद को जिम्मेदार बनाना चाहिए। कुछ पावर्स दिए गए थे। एससी और एसटी वर्ग के लिए सीटें जनसंख्या के आधार पर आरक्षित की जानी चाहिए। जैसे कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है ग्राम पंचायत में वो 50% हैं। वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कराधान की अनिवार्य शक्तियाँ पंचायत के पास होनी चाहिए। पंचायत द्वारा किए गए व्यय के लिए लेखा परीक्षण होना चाहिए। ये कुछ इसके क्या थे देखा जाए तो सिफारिशें थी। राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं का अधिक्रमण नहीं करना चाहिए, मतलब राज्य सरकार को पंचायती राज में जो है उनमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। अनिवार्य अधिक्रमण की स्थिति में अधिक्रमण की तिथि से 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना चाहिए। जो उपचुनाव मान लो सरपंच खत्म हो गया, कुछ रीजन से उसे हटा दिया गया, तो 6 माह के अंदर क्या हो जाता है, चुनाव करा लेना चाहिए। राज्य मंत्री परिषद में एक पंचायती राज मंत्री भी होना चाहिए। इनकी कुछ सिफारिशें थीं। सो गाइस, ये आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इस लेक्चर को आगे अगर आप कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैं आने वाले समय में और इसके टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर सकूं। साथ में आने वाले टाइम में इसके लिए अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप में ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। सो गाइस,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से आप फ्री में टेस्ट लगा सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू।